नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं में विज्ञान सब्जेक्ट का पहला चैप्टर हमारा जीवन। हमारा जीवन। सभी अपनी बुक्स खोल लीजिए, सीधे बैठ जाइए, मोबाइल सामने रख लीजिए अपना और पहले चैप्टर पे अपनी उंगली लगाइए और समझिए इस पाठ को। आप इस चैप्टर को समझने से पहले कम से कम 2 बार आप पाठ को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। परिचय है हमारे जीवन का। यदि हम अपनी कक्षा का अवलोकन करें, कक्षा का अवलोकन करते हैं अपन, तो क्या देखते हैं? सभी वस्तुओं को देखते हैं। कुछ वस्तुएं स्थिर पड़ी, जैसे टेबल है स्थिर पड़ी है, बोर्ड है स्थिर है, कुर्सियां टेबल सब स्थिर है। और हम देखते हैं कि कुछ छात्र हैं जो इधर भाग रहे उधर भाग रहे, गाय भैंस चल रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो आपने ये चीज नोट की होगी कि किसी टेबल को आप डंडे से मारो, उसको दर्द नहीं होगा, लेकिन आपने अपने दोस्तों को मार दिया तो उसको दर्द होगा, चिल्लाएगा, करवाएगा। क्यों? हम जो बात कर रहे हैं अभी जिन वस्तुओं के बारे में, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब सजीव वस्तु, अब वस्तुओं के प्रकार में आते हैं। 2 भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव। सजीव वस्तु आपके मित्र, आपके घर में रहने वाले सदस्य, गाय भैंस कुत्ता, सभी सजीव। और निर्जीव में आते हैं टेबल कुर्सी दीवार मकान आदि। तो सजीव वस्तु किसे कहते हैं? जो गति करते हैं, भोजन करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, आदि लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। सजीव वस्तु कैसे बने? जो भोजन करता है, फिर गति करता है, चलता है, वृद्धि करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, श्वसन करता है, सांस लेता है। इन वस्तुओं से हम सजीव को पहचानते। निर्जीव वस्तु वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं है, जीवन नहीं होता, निर्जीव वस्तु कहलाती है। मेज, मोटर, साइकिल, कार, पंखा, हवाई जहाज, जितनी निर्जीव वस्तुएं देखते हैं। अब सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? तो कोशिकी संरचना, सजीवों की कोशिकी संरचना, ये पादप कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिकाओं की दीवार से घिरे होते हैं। जो अपना शरीर होता है उसमें पादप कोशिकाओं से ये घिरे होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति भी होती है, इसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी जीव का शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना? कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना? कुछ जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, क्लेमाइडोमोन्स आदि का शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए इन्हें एककोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना भवन बनाने वाली ईंटों से की जा सकती है। तो देखते हैं एक ईंट रखते हैं, फिर चूना सीमेंट डालते हैं, फिर ईंट रखते हैं, धीरे धीरे बहुत सारी ईंटों की एक दीवार खड़ी हो जाती है। इस प्रकार संरचना होती है। फिर सजीवों में पोषण होता है। पोषण के द्वारा, पोषण मतलब भोजन करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं शरीर में, उनसे बहुत प्रकार के पोषक तत्व बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिससे भोजन बनता है, वो भोजन ग्रहण करते हैं और अपना पोषण करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधों पर भी निर्भर रहते हैं। सड़े गले पदार्थ जैसे रोटी है, रोटी में फफूंद लग जाती है, धीरे धीरे खाती है, वो भोजन है उसका। तो इसी प्रकार सजीव पोषण करते हैं। अब शरीर का संगठन की बात करें तो शरीर संगठन निम्न प्रकार होते हैं। पहले होती है कोशिका, फिर होते हैं ऊतक तंत्र, फिर अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं और फिर शरीर संगठन इस प्रकार होता है। अंग तंत्रों द्वारा सजीवों के शरीर की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण करना, श्वसन करना, प्रजनन करना आदि।
जीवों का शरीर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के संगठन से मिलने से बना होता है। संरचना एवं कार्य एक समान कोशिका संगठित होकर जंतु, ऊतक तथा पादप ऊतक बनाती है, जिनके पुनर्गठन से क्रमशः जंतु अथवा पादप शरीर का संगठन होता है। अब श्वसन क्रिया अपन देखते हैं, जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया बहुत जरूरी है। आप कौन सी गैस लेते हैं? कौन सी? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और आपके लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक दूसरे का आदान प्रदान चलता है। ऑक्सीजन CO2 छोड़ दीजिएगा, ऑक्सीजन का सूत्र है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन होता है O। O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्वच्छ वायु हम सांस द्वारा लेते हैं उनमें लगभग 21% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होती है। ये जो घेरा है 100% का, उसमें कितना प्रतिशत होती है? इस प्रकार बना हुआ होता है। इक्कीस प्रतिशत ऑक्सीजन गैस होती है और ऑक्सीजन होती है तथा छोड़ी गई वायु में यह घटकर लगभग 16% रह जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है और से बढ़कर कितनी हो जाती है? 4.5% होती है। अतः इसे दूषित वायु है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये दूषित वायु है। पौधे हमारे मित्र हैं, सखा है। जो हम दूषित वायु छोड़ते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। जो हम दूषित वायु छोड़ते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। कौन? पौधे CO2 को ग्रहण कर लेते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। परंतु रात में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पौधे ऐसे होते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। सजीवों की उद्दीपन के प्रति संवेदना। जब हम किसी खरगोश को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भाग जाता है। इसी प्रकार चुनमुनी के पौधे को जैसे हाथ लगाया करते हैं मुरझा जाते हैं और फिर मिल जाते हैं। हमारा हाथ अगर गर्म पानी को स्पर्श कर ले तो हम झटके से पटाख से हाथ लगा पटाख से हाथ लगा देते। तेज आंधी पर धूल से बचने के लिए हम आंख की पलकें बंद हो जाती हैं। ये सारी यह दर्शाती है, जितनी बातें ये सब क्या दर्शाती है कि सजीव अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदना दिखाता है। क्या दिखाता है? संवेदना दिखाता है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। चुनमुनी के पौधे को स्पर्श करें, आप क्या देखते हैं? चूतरी पत्तियां मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अतः चुनमुनी स्पर्श उद्दीपन के प्रति संवेदनशील है। इसी प्रकार फूल प्रातः खिलते हैं तथा दिन के समय उनकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। दिन के समय उनकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। रात रानी रात में खिलती है, दिन में बंद हो जाती है। सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। जितने भी होते हैं, अपने जैसे गाड़ी चला रहे बहुत ज्यादा प्रकाश हो तो अपनी चकाचौंध हो जाती है। तो जितने भी मैंने अभी वस्तुएं बताई, स्पर्श करना, ताप
धूप से, प्रकाश से, ध्वनि से, इन सबसे विद्युत आदि इनसे संवेदनशील होते हैं। प्रजनन की बात करें, आपने मुर्गी के अंडे को देखा होगा, मुर्गी के अंडे सबने देखे होंगे। थोड़े दिनों पश्चात उसने चिल्लाने लगते हैं तथा आपको मालूम होगा कि चूजे ही बड़े होकर मुर्गी मुर्गा बन गए। इसी प्रकार मनुष्य की संतान एक शिशु से बाल से बालक बालिका, फिर किशोरावस्था होती है, फिर पुरुष बनते हैं, ऐसे धीरे 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 बड़े होते हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो हम बीज डालते हैं, छोटा नन्हा पौधा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ये प्रजनन प्रक्रिया। अब प्रजनन भी विधियों से होता है, वृद्धि प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। इसके बारे में विस्तार से हम दूसरी कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन क्रिया क्या होती है? हम जो भी पदार्थ खाते हैं, पेड़ पौधे भी जो भी भोजन खाते हैं, हम जो पदार्थ खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, उनको शरीर में अपशिष्ट बनता है। अपने शरीर में क्या बनता है? अपशिष्ट, खराब पदार्थ। अपन घर में जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं, खराब पदार्थ को निकाल के फिर कचरे के डिब्बे में डालते हैं। इसी प्रकार शरीर में भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जिसको मल मूत्र के द्वारा हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। जीवन चक्र की बात करें तो हमने देखा होगा, छोटा सा होता है इतना बड़ा, फिर धीरे से बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी आयु इस प्रकार बढ़ती जाती। ये जीवन चक्र। अनुकूलन, प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं चाहिए होती है। इन्हीं उपयुक्त दशाओं में पर्यावरण के अनुसार जीवधारियों में शरीर को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में आकृति, आकार, रंग, रूप तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने में सहायक होता है, अनुकूलन के। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रदेशों में बरसात होती है, 8 महीने 9 महीने बरसात होती है, बर्फ गिरता है, बर्फ में, और बर्फ में भी जिंदा रहते हैं। लेकिन अपन बर्फ में चले जाए या अपने ऊपर बर्फ गिरने लग जाए तो बीमार पड़ जाएंगे। ठंडे पानी से नहा लिया तो बीमार हो गए अचानक। तो इन्हीं को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन मतलब उस पर्यावरण के प्रति ढलना, अनुकूलन। जैसे आपने देखा होगा कि मरुस्थल में पौधे शुष्क होते हैं, उसमें कांटे निकल आते हैं, वो उस पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो। सफेद भालू अपने शरीर पर बड़े बड़े बाल निकल आते हैं, उसकी त्वचा मोटी होती है, तो बर्फ में रहने के लिए अनुकूलित है। वृद्धि की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर, वृद्धि। वृद्धि है विकास जीवन के लक्षणों में से एक है। प्रत्येक जीवधारी बढ़ता है। बच्चा एक दिन देखते ही देखते बड़ा वयस्क आदमी बन जाता है। और इतना बड़ा हो गया, अपन बोलते हैं कभी 4-5 महीने, 10, 1 साल 2 साल बाद किसी को मिलता है, इतना बड़ा। वृद्धि, जैसे छोटा सा बीज डालते हैं, धीरे धीरे, अभी मक्का की सीजन है, आपने देखा होगा, अपन ने पहले बीज बोया, थोड़ा 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 देखते देखते इतनी बड़ी मक्की हो। अपने देखा होगा 1 साल पहले जो बच्चा आपके भाई बहन या कई परिवार में जन्म लिया हो, वो छोटा सा, धीरे धीरे बड़ा हो गया, फिर चलने लग गया, फिर बड़ा हो गया। आपने ये भी देखा होगा, आप छोटे थे तब आपके माता पिता ने आपको कपड़े दिलाए, अब वो कपड़े आपको भले अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब पहन रहे तो आपको फिट नहीं, बराबर सेट नहीं हो। अगर पहन भी लिए तो बड़ा टाइट लग रहा। क्यों? क्योंकि आपकी वृद्धि हो गई है, आप कपड़ा छोटा नहीं हो, कपड़े की साइज है। लेकिन मम्मी क्या बोली, ये छोटा हो गया, नहीं कपड़ा छोटा नहीं, आप बड़े हो गए, आपकी वृद्धि हो गई,
इस कारण आपको कमीज या आपकी सलवार या आपके सूट वगैरह आपको फिट नहीं बैठे, इसी को वृद्धि कहते हैं। सजीवों का निश्चित आकार, आपने देखा होगा मनुष्य का एक निश्चित आकार होता है, धीरे धीरे बड़ा 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 होता है, 5-5.5 फुट का हो, उसके बाद फिर फिक्स हो जाता है, उससे ज्यादा हाइट कभी नहीं बढ़ती, सुडोल मुडोल वही रंग रूप हो जाता है। कुत्ता जैसे देखा होगा अपने, कुत्ते की साइज फिक्स है, उससे बड़े कुत्ते ये देखा जाए 1% देख लियो तो बात अलग है, बाकी साइज फिक्स है उसकी कुत्तों की। बिल्ली की साइज, गाय की, भैंस की, जितने भी जीव जंतु होते हैं, वृक्ष की, बहुत सारे वृक्ष होते हैं 100 फीट जाते हैं, बहुत सारे वृक्ष 10 फीट खत्म हो जाते हैं, इसी प्रकार उनकी आयु वगैरह फिक्स होती है। गतिशीलता, सभी सजीव गतिशील होते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो मनुष्य पशु वो मनुष्य चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकता है। पेड़ पौधे और पृथ्वी की ओर घूमती है, पेड़ पौधे पृथ्वी की ओर, आपने देखा सूरजमुखी का फूल खेत में लगाया, सूरज इधर होगा, सूरजमुखी का फूल भी उसकी तरफ, सूरज जैसे गया उसकी तरफ में चेहरा कर। पेड़ पौधों और जीव जंतु में अंतर, दोनों में अंतर क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु में अंतर क्या है? दोनों जीव हैं, दोनों सजीव हैं, लेकिन अंतर क्या है? पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ पौधे एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं और जंतु में चलने की क्षमता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर है। हम भी किस पर निर्भर है? अभी मक्का लगाया, हमने मक्का बड़ी होगी, उसको निकालेंगे, खाएंगे, आटा पिसाएंगे, उसके बाद रोटी बनेगी। घर में जितनी भी वस्तुएं खाने की आती है वो पादप से, पौधों से प्राप्त होती है। ज्ञान इंद्रिया नहीं होती, पेड़ पौधों में ज्ञान इंद्रिया नहीं होती और सजीवों में ज्ञान इंद्रिया होती है। 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रिया होती है, आपको नेक्स्ट आगे वाले चैप्टरों में पढ़ाया जाएगा। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पेड़ पौधे आकार, पेड़ पौधों का आकार बिल्कुल निश्चित होता है और जंतुओं का आकार निश्चित नहीं होता। पेड़ पौधों का आकार कोई अनिश्चित होता है बिल्कुल, कभी देखा होगा आम का पेड़ कभी इतना ही हो, तो कभी बहुत बड़ा भी देखा होगा, और जंतुओं का आकार निश्चित देखा होगा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली वगैरह। ठीक, आज हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ स्कूल में आए थे तब मैंने आपको छटवा दिए थे, ठीक है। आप नेक्स्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं 9714729886। दूसरा नंबर है 73894729